हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड करी थी जो इसका पार्ट 1 था। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग टॉपिक का पार्ट 2 को देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंटिंग के बारे में और रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी अकाउंटिंग में हमारे सबसे पहले आता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि हम कब कब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है टू इशू बोनस शेयर, अगर हमें बोनस शेयर को इशू करना हो तब। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, to write off discount on issue and share and debenture and premium on redemption of preference share और premium of redemption of depreciation। तो यहाँ पर हम अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 79। सेक्शन 79 के अंदर आता है हमारा कंडीशंस, कहाँ कहाँ पर हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा दैट टाइप ऑफ शेयर मस्ट बी इशूड अर्लियर after at least 1 year of getting the certificate of commencement of business. Maximum interest rate is 10%, but conditioned by law board after getting permission from existing shareholder in AGM annual general meeting, after getting permission from company's law board। तो इन कंडीशंस में हम अपने इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। सेक्शन 53 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। 54 के अंदर आता है हमारा इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। अगर हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स है उसको हम इशू करेंगे डिस्काउंट पे, तो इसमें हमारी कौन कौन सी कंडीशंस आती है। अथोराइज शेयर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर, क्लासेस ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉयज टू होम सच इक्विटी शेयर इशूज, नॉट लेस देन 1 year commenced बिजनेस, लिस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेबी गाइडलाइंस। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार पेपर में आ चुका है पहले भी। इसके अंदर क्या करता है, क्वेश्चन में ये पूछता है कि कितनी लिमिट होती है पार्टनरशिप के अंदर और बैंकिंग फर्म और दूसरी अदर टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करता है, मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं पार्टनरशिप में वो 10 होते हैं बैंकिंग में और 20 होते हैं एनी अदर बिजनेस इन पार्टनरशिप। इसके बाद आता है हमारा द कैपिटल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी रिड्यूस्ड विद द कन्फर्मेशन ऑफ NCLT। जो हमारी कैपिटल है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जब हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। फंड अवेलेबल विद अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो भी पैसा हमारे पास बच रहा होता है जब भी हमने टैक्स पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया, उस पैसे को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सेक्शन 123 के अंदर आता है हमारा मैंडेटरी ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन जनरल रिजर्व, मतलब कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जनरल रिजर्व के अंदर। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, सेक्शन 123 सबसेक्शन 3। इट डिक्लेयर्स ड्यूरिंग, मतलब हम इंटरिम डिविडेंड को कभी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर हमारे कंपनी के अंदर लॉस होता है तो उस कंडीशन के अंदर इंटरिम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड by the company at a higher rate than the average dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial year। तो ये इसकी कंडीशन है लॉस के केस में। अमाउंट ट्रांसफ़र टू DRR, हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं उसकी भी 2 कंडीशंस होती है। अगर हम सारा आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं तो सबसे पहले 25% जो है वो रिडम्पशन से पहले करेंगे और 15% जो है वो किसी भी साल के अंदर कर सकते हैं। और अगर हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसमें 100% हमें DRR अकाउंट के अंदर डालना होता है, 15% ऑफ फेस वैल्यू। फिर आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे 3 टर्म्स बनते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वो होता है जो कि हमारे काफ़ी लंबी टाइम तक चलने वाले हैं और उनका पीरियड अभी डिफाइंड, जैसे इक्विटी है उसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता, वो इक्विटी क्या है ओनर्स की होती है। इसके बाद है प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म चलने वाला है।
मीडियम टर्म में आता है। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कुछ तो होते हैं लॉन्ग टर्म में और कुछ जाते हैं मीडियम टर्म में। बैंक लोन हो गया वो हमारा मीडियम टर्म में आता है। लोन फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंस कंपनी। शॉर्ट टर्म में आता है जैसे कि क्रेडिटर, हमने किसी से उधार लिया है तो हम उससे कुछ टाइम के लिए उधार लेंगे, उसके बाद हमें उसका रीपे करना पड़ेगा, तो वो आता है हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर। बैंक क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, कस्टमर एडवांसेस। इसके बाद आता है हमारा नाउ प्रेफरेंस शेयर कैंट बी इशूड इररिडीमेबल शेयर मैक्सिमम 20 ईयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 ईयर्स। फुली डाइल्यूटेड, अगर पुलिंग और मर्जर का केस है उसके अंदर सेम रहेगा। अगर कंपनी ने लॉस के अंदर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को ख़रीदा है तो वो क्यों खरीद रही है, क्योंकि उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होगी। और अगर कोई कंपनी प्रॉफिट के अंदर में किसी दूसरी कंपनी को मर्ज हो रही है या पुल हो रही है तो वो उस केस के अंदर मतलब क्या है, कैपिटल रिजर्व। लॉस के केस में आता है गुडविल उस कंपनी की अच्छी है और प्रॉफिट में आता है उसका कैपिटल रिजर्व अच्छा है। इसके बाद आता है हमारे कुछ ये डिफरेंस के बारे में देखते हैं हम, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल जो होता है ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, बट जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है ये पार्ट होता है हमारा प्रॉफिट का। रिजर्व कैपिटल जो होता है ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं, बट जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है इसको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं अंडर हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। Reserve capital, it is not a part of accumulated profit, and capital reserve is a part of accumulated profit. Reserve capital not used to write off capital losses, और capital reserve में आता है हमारा write off capital losses। कि reserve capital cannot be utilized to issue bonus share, capital reserve in cash can be utilized to issue bonus share। इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इशू कर रहे हैं बोनस शेयर का। इसके बाद हम शेयर फॉर फ्यूचर के कुछ केसेस के बारे में पढ़ते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर का हमारा केस नंबर 1 है। इसके अंदर आता है एक कंपनी है उसने इशू करे है शेयर 10 के रेट पे, एप्लीकेशन में 2 रुपये मंगवाया, अलॉटमेंट में 3 और फाइनल कॉल में 5। बट जो फाइनल कॉल है वो उसकी डिले हो गई है, वो कैंसिल हो गई है, तो उसको 100 रुपीज़ उसको पे करने हैं। 100 के फॉर फ्यूचर शेयर थे, 10 रुपीज़ की उसकी अमाउंट था। तो री इशू में हमें री इशू का कितना पैसा मिला है बैंक से 8। अब इसका हमारी क्या क्या एंट्रीज बनती है उसके बारे में पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल हमारे 100 के थे, 100 के पैसे हमारे ख़राब हुए थे तो 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि उसने फाइनल कॉल के अंदर ख़राबी करी है, फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी, तो यहाँ पे हमने फाइनल कॉल के अमाउंट के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, जो कि आई है हमारी 500। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री होती है वो हमेशा री इशू की करते हैं। तो री इशू हमने कितना मिल रहा है हमें बैंक से 8 के रेट पे हमें मिल रहा है, तो 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर, यहाँ पर ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। उसके बाद आएगा 2 में हमारा शेयर कैपिटल हमारा कितने से मंगवा रहे थे 10 के हिसाब से, तो इधर हमने 1000 हो गया। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ गई हमारी 200। इसके बाद आता है हमारा जो फाइनल एंट्री हुई वो होगी हमारी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हम 500 में से 200 को लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 300। ये अमाउंट जो है हमारा कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड केस होता है अगर उसने जो अलॉटमेंट मनी है वो भी उसने पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं करी, तो इस केस में हम क्या एंट्री करते हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, हमें 200 रुपीज़ थे, उसको शेयर कैपिटल था हमारा 9। अलॉटमेंट मनी उसने फेल करी और फर्स्ट कॉल, तो उसके साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी शेयर फॉर फ्यूचर। री इशू के टाइम पे उसको 7 के हिसाब से मिल रहा था, तो उसके बाद उसने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। शेयर कैपिटल हमारा था 9 के हिसाब से, तो हमने इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, तो यहाँ पर आता है हमारा 400 और 400, तो 400 में से 400 लेस हो गए, तो यहाँ पे आ गया हमारा नील अमाउंट।
इसके बाद आता है हमारा केस 3। केस 3 के अंदर होता है हमारा ये हमारी फर्म है ABC, इशू 10,000 शेयर्स, रेट है उनका 10 रुपीज़, एप्लीकेशन मनी है 2, अलॉटमेंट मनी है 3, फाइनल कॉल जो उसने फेल कर दी वो है 5 रुपीज़, 200 शेयर्स है उसके फॉर फीचर के टाइम पे 10 रुपीज़, 150 शेयर्स मतलब कुछ हाफ पोर्शन है जो शेयर का वो उसके बाद में उसने रीइशू करा है। उसके बाद जो इसका 150 शेयर्स है उसको रीइशू कर रहा है, मतलब कुछ शेयर्स का रीइशू कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमारा अमाउंट था 200 में से 150 का ही रीइशू हुआ है। 10 वाला था वो हमारा 7 के रेट पे गया है। तो इसमें आता है हमारा शेयर कैपिटल की एंट्री कितनी होगी, 200 हमारे पैसे थे, 200 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 200 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमारे 200 से फेल हुआ था। शेयर फॉर फीचर में हम बैलेंसिंग अमाउंट लिख देंगे। शेयर फाइनल कॉल के अंदर कितना आएगा, 5। इसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक में कितने से जाएगा, जो कि हमारे 150 जो है ना 150 उसकी एंट्री करेंगे हम बैंक के अंदर। 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ में। फिर शेयर कैपिटल के अंदर आएगा 150 और 10 हमारा जो 10 अमाउंट जो हमारा यहाँ पे गिवन था। बैलेंसिंग अमाउंट हमने निकाल ली शेयर फॉर फीचर की, इसकी अलग से कैलकुलेशन है वो हम समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स हमारा दोबारा से रीच हुआ था। तो हमने इसकी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1000 अमाउंट हमारा यहाँ से निकल कर आया है 1000। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 200 से, 200 क्योंकि वो हमारा टोटल जो हमारे फाइनल कॉल का अमाउंट था 200 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 150 से। 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 150 से तो हमारा अमाउंट आ गया 700। इसके बाद हमने लेस कर दिया लॉस ऑन रीइशू पे हमें लॉस कितना हुआ है 450, तो इसमें से हमने लेस कर दिया तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो हमें कैपिटल रिजर्व के अंदर डालनी है वो आ गई हमारी 300 हमारा अमाउंट आ गया। उसको हम बाद में इसको डालेंगे। इसके बाद आता है हमारा 4th केस बनता है जब फॉर फीचर हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का केस 2 बनते हैं, या तो उसने प्रीमियम की मनी जो है वो गिवन होगी उसने दे दी होगी, या दूसरा केस जो उसका बनता है वो बनता है प्रीमियम की मनी जो है उसने पेड नहीं करी है। अगर प्रीमियम का पैसा उसने पे कर दिया है तो उस केस में हमारे क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन मनी थी 4, अलॉटमेंट 6 है, अब 4 + 2 जो है 2 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का अमाउंट है जो कि उसने पे कर दिया है। तो इसके तो बिल्कुल नॉर्मल केस बनेगा जैसा कि हमने अभी आगे देखा था। अगर उसने प्रीमियम का अमाउंट जो है वो पे नहीं करा, जैसे ये जो 2 रुपीज़ है ये इसने पे नहीं करा, तो हम इसकी भी एंट्री कर देंगे। इसकी एंट्री जो है हमारा जो प्रीमियम है वो क्रेडिट साइड में जाता है, तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे प्रीमियम की तो वो डेबिट साइड के अंदर कर देंगे। इसके बाद हमारा केस 5th बनता है फॉर फीचर ऑफ शेयर डिस्काउंट हैविंग ओनली 1 केस अनपेड। सिर्फ हमने इसके अंदर एक ही केस लिया है जब उसने डिस्काउंट की मनी जो है वो पे नहीं करी है। तो इसके अंदर हमारे ABC फर्म थी, 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ के थे, 10 रुपीज़ जो है वो हमारे डिस्काउंट के थे। जो डिस्काउंट है वो हम पहले ही गिवन कर देते हैं, इसलिए उसका बाद में अमाउंट पड़ा 90 रुपीज़। एप्लीकेशन अमाउंट 30, अलॉटमेंट 50 के अंदर इसका ब्रेकअप आ जाएगा 60 - 10 जो है वो डिस्काउंट का है। फाइनल कॉल आ गई हमारी 10 की। इसके बाद हम इसकी एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट की जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं वो हम डेबिट साइड में करते हैं, तो 4 फीचर के केस में हम इसकी जो एंट्री है वो क्रेडिट साइड में करेंगे। डिस्काउंट का अमाउंट जो था हमारा 10 रुपीज़ के हिसाब से आएगा, शेयर कैपिटल का आएगा हमारा 100 के हिसाब से, और शेयर फाइनल कॉल जो उसने पे नहीं करी है उसका आ जाएगा 10 के। तो 10 के साथ में हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, जो हमारे बैलेंसिंग फिगर आ गई उसको बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। बैंक जब उसने इशू करा तो बाद में उसका 80 के रुपीज़ के साथ में किया। अब जो डिस्काउंट ऑन शेयर था, डिस्काउंट ऑन शेयर पे उसको 10 मिल रहे थे, बाद में जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई 1000 की, इसको हमने बैलेंस कर लिया। 8000 में से 1000 को लेस किया तो हमारा फाइनल अमाउंट आ गया 7000। इसके बाद आता है हमारा MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU होता है, और MOA के अंदर आता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। इसमें आता है हमारा नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। इसके अंदर क्लॉजेस के बारे में आता है जो कि इसमें वीडियो में मैंने डिटेल में नहीं बताया है, इसकी हम दूसरी वीडियो देखेंगे। इसके फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से फॉर्म हमें भरने पड़ते हैं, तो फॉर्म INC 1, 7, 8, 9, DIR 3 एंड DIR 12। 1 के अंदर आता है अवेबिलिटी ऑफ नेम्स ROC 60 डेज, 7 में आता है इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड,
Declaration of professionals, CN, CS, advocate, other document to be filled with registrar of company. INC 9 के अंदर आता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोमोटर्स. DRI 3 and 12 के अंदर आता है डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स. फर्स्ट ई फॉर्म नंबर 32 कंसेंट ऑफ डायरेक्टर. ई फॉर्म नंबर 18 के अंदर आता है हमारा नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस. ई फॉर्म नंबर 32 में आता है पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर्स. बायबैक ऑफ शेयर्स. बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है अपने ही शेयर्स को दोबारा से खरीद लेना. बायबैक ऑफ शेयर्स मीन अ कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर. कंपनी जब अपने खुद के ही शेयर्स को दोबारा से परचेज कर लेती है उस केस को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स. इसके अंदर हमारी अमेंडमेंट हुई थी. कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1999 हैज़ इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट. सेक्शन 68 इससे रिलेटेड होता है हमारा सेक्शन 68, जिसके अंदर ये बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या पावर्स है, वो किन किन केसेस के अंदर अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर सकती है. तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर फ्री रिजर्व में से बच रहा हो तब परचेज करती है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से. प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू अदर देन फ्रेश इशू मेड स्पेसिफिकली फॉर बायबैक पर्पस. इसके बाद इसकी कंडीशंस के अंदर आता है नो कंपनी शेल परचेज इट्स ओन शेयर अनलेस. वो किन किन कंडीशंस में नहीं खरीद सकती. अथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ए स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड इन जर्नल मीटिंग. टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में से कर सकती है. बायबैक शुड बी लेस देन 25% ऑफ दिस वैल्यू. Debit and equity ratio should not more than 2:1 after buyback. If security are listed, अगर listed है तो वो सेबी के पास होनी चाहिए. सेबी के रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. और अगर अनलिस्टेड है तो वो उसके अंदर गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. गैप बिटवीन टू ऑफर ऑफ बायबैक शैल नॉट एटलीस्ट 1 ईयर. जो उनका गैप है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. एवरी बायबैक शैल बी कम्प्लीटेड विद इन 1 ईयर. 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए. इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 69. सेक्शन 69 रिलेट करता है हमारा जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं CRR अकाउंट के अंदर. सेक्शन 70 जो हमारा रिलेट करता है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. मतलब किन किन कंडीशन में वो प्रोहिबिट करते हैं. तो इसमें आता है नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी, through any investment company or group of investment, if a company has not complied with provision of section 92, 123, 127 and 129. If a default by the company in repayment of deposit or interest thereon. Share issued to promoters. अगर हम इशू कर रहे हैं प्रोमोटर्स को तो उसमें एंट्री बनती है हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट. ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू CRR अकाउंट के अंदर जब हम ट्रांसफर करते हैं अमाउंट को तो क्या एंट्री बनती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट. राइट ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स को राइट ऑफ के टाइम पे जब करते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन से अकाउंट क्लियर करने चाहिए. सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. इसके मेथड्स के अंदर आता है हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड, आउट ऑफ कैपिटल मेथड, बाय कन्वर्जन मेथड, बाय परचेजिंग ओन डिबेंचर इन ओपन मार्केट. इसके बाद आता है हमारा अमाउंट ट्रांसफ़र टू DRR. अमाउंट ट्रांसफ़र के अंदर अभी हमने पहले भी देखा था आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट 2 केसेस बनते हैं. अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो 25% रिडम्पशन वैल्यू पहले ही कर देंगे हम पे और 15% जो है वो किसी भी अदर ईयर्स में कर सकते हैं. और आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है तो इसमें आता है 100% डिबेंचर वैल्यू ट्रांसफ़र टू DRR अकाउंट प्लस 15% फेस वैल्यू लेटर. अब हम डिफरेंस देखते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड. इट इज़ मेड ओनली इफ देयर इज़ अ प्रॉफिट. हम इसको तभी बनाते हैं जब इसके अंदर प्रॉफिट होता है. इसको हम तब बनाते हैं जब हमारे सभी चार्जेस, ऑल चार्जेस हमारे क्लियर हो जाते हैं. दिस विल बी डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कंटिजेंसी रिजर्व्स. इसके बाद हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आता है इट इज़ द रिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. इसको हम तब बनाते हैं जब हमारे पास लॉस हो जाता है. इसको हम तब भी बना सकते हैं. इसके अंदर जो होता है जो बिफोर मतलब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से पहले ही इसको बनाया जाता है. इस केस के अंदर हम डेबिट करते हैं P&L के अकाउंट को और जो भी इसका अमाउंट आता है उसको हम डेबिट करते हैं. इसके एग्जांपल आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट. इसके बाद आता है हमारा
रेशोज। इसके बाद हमारा टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ रेशोज। आता है हमारा टाइप्स ऑफ रेशोज। टाइप्स ऑफ रेशोज के अंदर हमारे 4 केसेस बनते हैं: लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। लिक्विडिटी रेशो जो होती है वो हमारी कंपनी की लिक्विडिटी को शो करती है कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी लिक्विड है। मतलब अगर हमारी कंपनी के अंदर कभी कुछ बुरा टाइम आता है तो वो कितनी जल्दी हमारे कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लिक्विड रेशो। ये हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट को बताता है कि कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बताता है, और ये हमेशा परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट होती है। ये हमारी रेशो के अंदर कैलकुलेट होती है। एक्टिविटी रेशो के अंदर आता है कि कंपनी के अंदर कितने टाइम्स के बाद रोटेशन होती है, क्या एफिशिएंसी है कंपनी की, तो वो आता है हमारा एक्टिविटी रेशो के अंदर। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर बताता है कि कंपनी के अंदर कितनी सॉल्वेंट है, मतलब कितनी मतलब डेप्ट कितने हैं, इक्विटी कितनी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है जो कि हमारी परसेंटेज के अंदर आती है। इसके अंदर आता है हमारा लिक्विड एसेट्स के अंदर आता है करंट वर्किंग कैपिटल रेशो, क्विक एसिड टेस्ट रेशो, करंट कैश डेट कवरेज रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आता है नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंस रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी रेशो। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी रेशो, जिसमें आता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, एक्टिविटी अकाउंट पेएबल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। फोर्थ है हमारा सोल्वेंसी। इसके अंदर आता है डेट टू इक्विटी रेशो, टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशो, प्रोप्रिएटरी रेशो, फिक्स एसेट टू इक्विटी रेशो, करंट एसेट टू इक्विटी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो। तो अब हम इन रेशोज के बारे में पढ़ते हैं, इनके फॉर्मूलेस को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है लिक्विडिटी रेशो। फर्स्ट बनता है हमारा करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडल रेशो होते हैं 2:1 और मोर। तो इसके बाद आता है हमारा लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट या क्विक रेशो, इसके 3 नाम है। तो इसमें आता है हमारा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स के अंदर आता है हमारा कैश प्लस बैंक प्लस डेटर्स, डेप्ट्स प्लस बीआरस, बिल रिसीवेबल, या फिर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसकी आइडल रेशो होती है 1:1 और मोर। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में आता है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। एएलए हमारा निकलता है कैश बैंक बैलेंस मार्केटेबल सिक्योरिटीज से। करंट कैश डेट कवरेज रेशो, नेट कैश बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एवरेज करंट लायबिलिटी। इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेजिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग रेशियो निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है हमारी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलते हैं हमारे ऑफिस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके बाद आती है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो हमेशा हमारा इक्वल होता है 100% के। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आरओआई के अंदर आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अभी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डेट, या फिर एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। ये दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल्स। तो ये हो गया हमारा आरओआई का फॉर्मूला। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, ये हमारा निकलता है आरओई इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100। शेयर होल्डर्स फंड्स जो होता है वो कैसे निकलेगा हमारा इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर, या फिर एनसीए प्लस सीए माइनस सी एनसीएल माइनस सीएल। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? ईपीएस रेशो जिसे बोलते हैं
प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। DPS का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्राइस अर्निंग रेशो मार्केट प्राइस अपॉन EPS जो भी हमने ऊपर इसका फॉर्मूला देखा था। इसके बाद आता है हमारा डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो का फॉर्मूला होता है DPS अपॉन MPS। DPS जो हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है हमारा नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक्सपेंस रेशो निकलती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन एवरेज ऑफ फंड। डिविडेंड पे आउट रेशो निकलती है हमारी डिविडेंड पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी रेशो जो कंपनी की एक्टिविटी को बताते हैं कि कितने टाइम्स बाद उसके कितना काम चल रहा है, उसके कैसा टर्नओवर है। इसमें आता है हमारा फिक्स एसेट्स रेशो, इसको बोलते हैं सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन फिक्स एसेट्स। वर्किंग कैपिटल में आता है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो निकलती है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टॉक टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। DTR नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि हम जो डेटर्स होते हैं उसको उधार पे जो माल बेचते हैं उसको लेना है अपॉन एवरेज रिसीवेबल। एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारा 365 डेज और 12 मंथ और 52 वीक्स। जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम ले लेंगे ऊपर अपॉन DTR जो हमने ऊपर निकाला है। CTR का फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल्स। एवरेज पेएबल में आता है एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेएबल। एवरेज पेएबल का फॉर्मूला होता है 365 डेज 12 मंथ 52 वीक अपॉन CTR। इसके बाद आता है हमारा सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो के अंदर बनता है हमारा डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी। आइडल रेशो होती है इसकी 2:1 और लेस। डेट का फॉर्मूला होता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस परसेंटेज लोन और नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस कैपिटल। प्रोप्रिएटरी रेशो प्रोप्रिएटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। डेट टू टोटल फंड, डेट अपॉन टोटल फंड। इसके बाद आता है कैपिटल गियरिंग रेशो, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस परसेंटेज अपॉन फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड। डेट सर्विस रेशो इंटरेस्ट कवरेज, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स एसेट चार्जेस। डेट कैपिटल रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा DC इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने कंपनी के बारे में पढ़ा और साथ के साथ हमने अपने रेशो का टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा। इसके अंदर हमारे जितने भी रेशोज़ के फॉर्मूले होते हैं हमने सारे उन फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।